हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई-ग्राम चैनल पे स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें आज जो भी इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स वो हम आपको बताएंगे। और ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या हो सकता है, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताएंगे और सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपका हम लोग को जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा हो और आपका एग्जाम में बहुत आसानी से आप लोग सारे क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ई-ग्राम JSSC JPSC के नाम से, जिसमें आपको JSSC JPSC का नोट्स भी मिलेगा। आप वहाँ पे आपको सारे जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे PDF फॉर्म में, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है युवा संगम। युवा संगम अभी न्यूज में क्यों है? युवा संगम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे इसका फेज 3 लॉन्च हुआ है। इसका क्या लॉन्च हुआ है? इसका फेज 3 लॉन्च हुआ है। किसके अंदर में हुआ है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। सबसे पहले तो बात यही आता है ना कि आखिर एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या, हम पहले ही जानते हैं। तो ये एक स्कीम है जिसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। ये 2015 का स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसका मेन मोटो क्या था? अब आप नाम से ही समझो, भारत एक हो, भारत एक हो और भारत श्रेष्ठ हो। भारत एक हो और भारत क्या हो? श्रेष्ठ हो। ये इसका मेन मोटो है, यानी कि सब सारे स्टेट को एक दूसरे के साथ कल्चरल प्रोग्राम, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को शेयर करो। और यहाँ पे सारे स्टेट्स को एक दूसरे के साथ पेयर किया गया था। क्या आप बता सकते हो कि झारखंड का पेयर किसके साथ हुआ था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि झारखंड किसके साथ पेयर्ड था। झारखंड का पेयर कौन से स्टेट के साथ था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत? आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि झारखंड की कौन से स्टेट के साथ पेयर था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन मोटो, मेन कस्टम्स क्या, मेन मोटो क्या था, मेन विजन क्या था? एक दूसरे स्टेट को इंगेज करना, एक दूसरे स्टेट के बारे में जानना। जैसे मान लो कि झारखंड में जो इसका पेयर स्टेट था, वहां से यूथ झारखंड आए, झारखंड के बारे में जाने, यहाँ से घूमे, ट्रेवल किए, यहाँ के कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को जाने। और झारखंड के युवा का ग्रुप जो था उसे इसके पेयर्ड स्टेट, जिसके साथ झारखंड का पेयरिंग किया गया था, वहां पे भेजा गया। इसी तरह से सबका ऐसे हुआ था। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन मोटो था। उसी के अंदर में एक लॉन्च हुआ था क्या? युवा संगम। कि युवाओं का संगम। संगम का मतलब क्या होता है? जहां पे मिलान हो, जहां पे एक जगह पे जहां पे लोग मिलते हैं उसको संगम बोलते हैं। तो युवाओं का संगम करवाया जाए। और ये कहां से इंस्पायर्ड था? इंस्पायर्ड फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? युवा संगम। युवा संगम अभी युवा संगम कौन सा फेज आया है? फेज 3। किसके अंडर में लॉन्च हुआ था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये स्कीम जो है युवा संगम, ये इंस्पायर्ड कहां से था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये क्या कब आया था? अब आपको ध्यान में होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया? तो ये 2020 में आया। ठीक है। फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इनवीविंग नॉलेज ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज डाइवर्स कंट्री, बहुत रिच डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेज हैं, नंबर्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में हर 3 किलोमीटर पे पानी और हर 7 किलोमीटर पे भाषा चेंज होता है। ऐसा कहीं कहीं पे इंडिया के बारे में बोला जाता है। तो इतना जब आपका डाइवर्स कल्चर है, इतना रिच कल्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को जानने के लिए जरूरी है। तो वही इसमें जैसे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है? अपने कल्चर को पहचानो, अपने ट्रेडिशंस को पहचानना, ये सब के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है? प्राइमरी एजुकेशन में क्या है? मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो आपका है या रीजनल लैंग्वेज, उसमें पढ़ाना है, सब जानना है, दूसरे कल्चर को जानना है। तो वही इसी से इंस्पायर्ड था ये युवा संगम, और ये लॉन्च हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में। तो ये तो हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आखिर है क्या।
इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये क्यों लाया गया था? इसका मेन जो एम था, अगर आप बोलो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एम क्या था? तो इसका एम था इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। क्या इसका एम था? इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, मतलब कि नॉलेज के साथ इंडिया पूरे दुनिया का एक ग्लोबल सुपर पावर बने नॉलेज में। ये था इसका मेन ये थे। अब क्या आप बता सकते हो कि इससे पहले ऐसा नेशनल लेवल पे शिक्षा नीति कितने बार आ चुका है और एक कैमा था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो था ये तीसरा था। इससे पहले 2 बार और आ चुका है। वो कब कब आया है? एक बार आपका आया है 1968 में और दूसरा बार आया है कब? 1986 में। 1968, 1986 और उसके बाद आपका 2020 में आया है। इसके अंडर में क्या है? ये पूरी तरह से मतलब कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक को पूरा एकदम मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, एकदम चेंज करने का इसमें प्लान है, सारा कुछ है। और ये मेनली पूर्ण रूप से कब इंप्लीमेंट हो जाएगा? 2030 से ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी ये इन द प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेट इंप्लीमेंट कर चुके। जैसा अभी कुछ समय पहले न्यूज में था कि कर्नाटका गवर्नमेंट बोला था, कर्नाटका गवर्नमेंट जब कांग्रेस की कर्नाटका में गवर्नमेंट आए तो ये बोले कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खत्म करके जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सब कुछ ये मतलब कि बहुत पहले से ये, और इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कब करना है? 2030 में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे करना। और इसका मेन अगर हम स्कूल लेवल एजुकेशन में देखें तो स्कूल लेवल एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो क्या है कि 2030 तक ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है, इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना कर देना है? 100%। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% कर देना है इसका। अगर हम बात करें इसका पैटर्न क्या है स्कूलिंग लेवल का, स्कूल लेवल में जैसे होता है तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या पैटर्न है? जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी हम लोग का होता है प्रोसेस क्या है? 10+2 तक, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। अब क्या पैटर्न लाया जा रहा है? सिंपल ऐसे लिखते हैं 5+3+3+4, ठीक है। यानी कि अगर हम एज ग्रुप देखें तो यहाँ पे 3 से 8 ईयर्स, ओके। यहाँ पे आपका 8 से 11 ईयर्स, यहाँ पे 11 to 14 ईयर्स और यहाँ पे 14 to 18 ईयर्स। यानी कि आपका स्कूलिंग जो है वो 18 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका पहला 3 साल आपका प्री स्कूल राइट, फर्स्ट 3 ईयर आपका प्री स्कूल, ओके। और उसके बाद जो 2 साल और बचा वो आपके लिए वो कौन सा? फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, पहला क्लास और दूसरा क्लास, ठीक है। 8 साल तक आप सेकंड क्लास तक कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपका 3 to 5, स्टैंडर्ड 3 से स्टैंडर्ड 5। यहाँ पे अगर आप बात करो तो स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 8, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करो तो स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 12। ये पैटर्न इस बार रखा गया है, ठीक है ना। और एक चीज और इसमें रखा गया है क्या? जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग का बोर्ड एग्जाम 10th का बोर्ड एग्जाम और 12th का बोर्ड एग्जाम साल में एक बार होता है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसे साल में 2 बार करवाने का प्रावधान है, 2 times इन अ ईयर, राइट। और इसमें और क्या है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो कब से? स्टैंडर्ड 6 से दिया जाएगा विथ इंटर्नशिप फैसिलिटी के साथ। अगर आप लोग इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग कौन से क्लास से स्टार्ट करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। वहां पे ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो कौन से स्टैंडर्ड से रखने का प्रावधान रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग को रखने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला गया है? अप टू स्टैंडर्ड 5 तक, कम से कम स्टैंडर्ड 5 तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग या
रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाएगा, आइदर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। इसके अलावा अभी जैसे हम लोग देखते हैं टीचर जो बनते हैं वो लगभग 2 साल का बीएड कोर्स रहता है, राइट। लेकिन जब एनईपी लागू हो जाएगा तो एक ही 4 साल का बीएड कोर्स रहेगा, 4 साल या 3 साल का बीएड कोर्स रहेगा और इसी से सबको मिलेगा। अगर हम हायर एजुकेशन का बात करें, हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन के लिए इसमें क्या प्रावधान रखा गया है, एटलीस्ट 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बाई 2035। अगर अभी का हम बात करें तो अभी अराउंड 27-28% है, अप्रॉक्स 27-28% है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। लेकिन इसको क्या टारगेट रखा गया कि इसको 2035 तक 50% कर दिया जाए। क्यूरिकुलम जो होगा, जैसे अभी हम लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं, अगर ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का होता है, अगर हम इंजीनियरिंग ये सब करते हैं तो वो 4 साल का होता है। तो लेकिन ये यही रहेगा 3-4 ईयर्स का, लेकिन इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रहेगा। मल्टीपल, अभी क्या होता है अगर हम कोर्स छोड़ दें तो फिर नहीं एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा। आप कोर्स छोड़ दिए फिर वापस उसमें एग्जिट एंट्री मार सकते हो, फिर आप एग्जिट कर सकते हो, फिर एंट्री कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल। अभी आप जैसे मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नहीं समझ, आप अभी छोड़ दिए, ठीक है, बाद में फिर आपको मन किया कि नहीं हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो, जहां से आप छोड़े थे वहीं से आप एंट्री कर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, ये सब यहाँ पे प्रावधान रखा गया। इसके अलावा क्या है, हायर एजुकेशन के लिए क्या रखा यहाँ पे रखा गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या रखा गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ठीक है। ये एक्चुअली में आपका क्या होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा जो कि पूरे हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये प्रावधान रखा गया और इसके अंडर में मेनली 4 और इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंडर में 4 और इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। जैसे एक रहेगा कौन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। पहला कौन रहेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटरी, यानी कि ये रेगुलेट करने का काम करेगा, रेगुलेशन का काम कौन करेगा, ये करेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा, क्या स्टैंडर्ड रहना चाहिए पढ़ाई का, ये सब का, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए रहेगा। तीसरा रहेगा, तीसरा जो होगा यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं थर्ड को, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। नाम से ही क्या पता चल रहा है, ग्रांट, यानी कि ग्रांट्स ये सब के लिए जो फंडिंग ये सब होगा उसके लिए। और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। ये आपका एक्रेडिशन मान्यता ऐसा देने के लिए ये रहेगा। तो ये मेनली कितना, टोटल 4 तरह के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में भी इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल रहेंगे। नेमली ये चारों लगभग इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इनका कंट्रोल किसके पास रहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इस तरह से ये सारा कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। आया कब है, 2020 में। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर क्या लाया गया है, युवा समागम, ठीक है ना, युवा संगम जो है वो इसी से इंस्पायर्ड होकर लाया गया है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्चुअली में ये एक कल्चरल एक्सचेंज है विद सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी एट इट्स कोर। जैसे देखो, अब हर राज्य के युवा एक जगह पे जुटेंगे, तो जैसे मान लो हम झारखंड से हैं, मेरे यहाँ का कल्चर कुछ और है, हम अपने कल्चर को पंजाब के युवा के साथ शेयर करेंगे, पंजाब का कल्चर जो है वो हमारे साथ शेयर करेगा, यानी कि वो हमारे बारे में ज़्यादा बेटर जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, भारत और क्लोज आएगा, सब में आपस में और क्लोजनेस होगा, तो मीन्स हम लोग का यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो है या नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो उसी के अंडर में लाया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ डाइवर्स फैकेट ऑफ लाइफ, नेचुरल लैंडफॉर्म्स, डेवलपमेंट लैंडमार्क। जैसे मान लो कि अगर हम महाराष्ट्र का देखें, गुजरात का देखें, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लूपहोल्स है, कैसे काम करना है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अभी का अचीवमेंट्स क्या है, जैसे मान लो हरियाणा गेम्स में बहुत आगे है, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे, जैसे कि कैसे वहाँ पे इतना गेम्स में आगे है। जैसे मान लो बिहार में डेमोग्राफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो दूसरे स्टेट से स्टडी करता है कैसे यहाँ पे कंपनी खोले जाए। ये सारा कुछ आपस में कनेक्ट करेगा यूथ होस्ट स्टेट के पास, ठीक है ना। और इसमें 20 एमिनेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में 20 एमिनेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया गया है थर्ड फेज ऑफ युवा संगम के लिए, कि ये 20 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारा कुछ करवाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इनके युवा जो है वो इधर उधर जाएंगे। युवा समागम इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथ पीपल टू पीपल कनेक्ट। देखो P2P, पीपल टू पीपल कनेक्शन इज सबसे बेस्ट, सबसे जो बेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे मजबूत जो होता है कनेक्शन, वो क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन। और इसी पे गवर्नमेंट काम कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज के लिए। और इसमें जो एज ग्रुप क्या है, 18 से 30 साल का, जो कि मेनली NSS या NYKS के वॉलेंटियर्स हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, ये सब जो वो युवा संगम पोर्टल से रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि आप भी जाकर इस पर रजिस्टर कर सकते हो। युवा संगम पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो फोर्थ कमिंग फेज के लिए। जो थर्ड फेज आने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आप इस पे जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हो। आप जैसे आप मान लो झारखंड से हो, तो झारखंड का जो पेयर्ड स्टेट होगा, ये सब आपस में मिलेंगे, आपको वहाँ पे भेजा जाएगा कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए। तो अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो, आपको घूमना अच्छा लगता है, दूसरे के कल्चर को जानना अच्छा लगता है, तो आप इसको भर सकते हो, आपके लिए ये बहुत सही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो यही है इसका मेन मोटो क्या है युवा संगम का, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और डेवलपमेंट अमंग द यूथ। क्या प्रमोट कर रहा है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक समझ और विकास को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के बीच सांस्कृतिक समझ। जैसे मान लो अभी देखते हो कभी एक स्टेट दूसरे स्टेट के युवा लोग आपस में कहीं लड़ न जाते हैं, दूसरे संस्कृति को समझ नहीं पाते हैं, तो इसको समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए ये सारा कुछ भारत सरकार के द्वारा युवा संगम पहल का अनावरण किया गया है। इसमें युवाओं के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त होगा। 5 प्रमुख क्षेत्र को रखा गया है। वो 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा, पर्यटन, टूरिज्म, परंपरा, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, डेवलपमेंट, लोगों से लोगों का जुड़ाव, पीपल टू पीपल कनेक्शन, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ये आपका रखा गया। ये 5 सेक्टर में मेनली सबको जोड़ने का मौका मिलेगा, सबको इसके बारे में अनुभव प्राप्त होगा, इसके बारे में बेटर से जानने का मौका मिलेगा। ये एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर 2015 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो जब 2015 में मनाया गया था, तो उसी समय क्या अनाउंस हुआ था, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जब, तो प्रधानमंत्री जी ये बोले थे कि हमें अपने सांस्कृतिक जुड़ाव के विचार जो है एक दूसरे के साथ हमेशा करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को 31 अक्टूबर 2016 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यानी कि स्कीम आया था 2015 में, लेकिन ऑफिशियली इसको कब लॉन्च किया गया, 31 अक्टूबर 2016 को इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, पूरे 1 साल बाद, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं, युवा संगम, जैसे काशी तमिल संगम, काशी तमिल समागम हुआ था ना, आप लोग को याद होगा। तो काशी में, वाराणसी में सारे तमिल से लोग आए थे, यहाँ पे हुआ था समागम, ठीक उसी तरह का ये सारा कुछ यहाँ पे युवा समागम हो रहा है। तो आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है, जैसे कि आप लोग को हम बताने का प्रयास किए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सारा कुछ क्या क्या है, क्या कैसे आया, मेन उसका एस्पेक्ट्स जो है वो सब बताएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या मोटो है, क्या ये सारा कुछ है। और आपको क्या जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि झारखंड का पेयर्ड स्टेट कौन था, झारखंड को किसके साथ पेयर किया गया था, कौन से स्टेट के साथ पेयर किया गया था। हम फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, झारखंड को किस स्टेट के साथ पेयर किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर में। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये क्या है, 6th मीटिंग ऑफ
इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। छठा मीटिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो होने वाला है कहाँ, इंडिया में। ये कब से कब तक होने वाला है, न्यू दिल्ली में अक्टूबर 30 से नवंबर 2 तक, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में होने वाला है। और मीटिंग को कौन प्रेसाइड करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रेसिडेंट और यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह। आर.के. सिंह आईएसए के प्रेसिडेंट भी हैं और यही इस मीट को क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि आईएसए क्या है, कब आया है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसके फिर डायरेक्टर जनरल कौन है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यही है, इसके अध्यक्ष कौन है, आर.के. सिंह जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 116 मेंबर हैं। आईएसए में कितने मेंबर हैं, 116 मेंबर हैं। और साइनेट्री कंट्रीज जो हैं वो टोटल 116 मेंबर, 116 कंट्री इधर मेंबर हैं या साइनेट्रीज हैं, ये सारा कुछ इसमें है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च कब किया गया था, ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, इंडिया प्लस फ्रांस। कब, COP21। COP21 कौन से साल में हुआ था, COP21 वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट COP है किसका, UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका बहुत ज़्यादा, ये सब एक्चुअली में कब आया था, जब आपका रियो डे जेनेरियो समिट हुआ था, कब, 1992 में, जिसको कि अर्थ समिट भी बोला जाता है। उस समय इसमें 5 चीज़ें आई थी, जैसे कि आपका एक और क्या आया था, एक आया था आपका उसी समय UNCBD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे आया था। उसके अलावा और क्या आया था, इसके अलावा आया था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑन डिजर्टिफिकेशन। इसके अलावा और क्या आया था इसमें, एजेंडा 21। तो इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे आया था, जो इसी में ये सारा कुछ किया गया था, तो वही यहाँ पे COP21 में ये लाया गया। तो ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 क्या हाईलाइट करता है, ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट जो है वो 300 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है 2022 तक, और ये 36% ज़्यादा बढ़ गया है इन कंपेयर टू 2021। ठीक है, तो आईएसए असेंबली क्या है, आईएसए असेंबली एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएसए के लिए, और ये हर मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और यही डिसीजन लेता है, सारा कुछ इससे रिलेटेड हुआ। असेंबली हर साल मिलता है और ये सारा कुछ यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट प्रोग्राम ये सारा कुछ ये देखता है। अब अगर हम बात करें इंडिया का, तो अगर हम आईएसए का जो ऑफिशियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं, DG, डायरेक्टर जनरल। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 4 साल का, और ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। अगर अभी प्रेजेंट DG देखें तो अभी प्रेजेंट में कौन है, DG अजय माथुर अभी इसके प्रेजेंट DG हैं। अगर आप इंडिया में उसका बात करो तो इंडिया का सोलर एनर्जी टारगेट क्या है, सोलर एनर्जी टारगेट पहले था 2022 तक कितना, 100 गीगावाट, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, 500 गीगावाट कब तक हो गया, 2030 तक। ठीक है, अभी प्रेजेंट में लगभग 71.61 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस इंडिया में किया जा रहा है। जैसे आप पंचामृत सुने होंगे, पंचामृत हमारे प्राइम मिनिस्टर दिए थे। पंचामृत कब, जब ग्लासगो में UNFCCC का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय COP, वो कौन सा COP था, COP26 में ये दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी या तो फिर 500 गीगावाट रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस करेंगे 50%, अप टू 50%। ठीक है, कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करेंगे बाय 2030। फिर क्या था, कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन जो है वो 45% करेंगे बाय 2030 और जीरो न्यूट्रलिटी करेंगे बाय 2070। ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ISA है। इसके बाद हम देखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी कितने मेंबर, 109 मेंबर और साइनेटरी कंट्रीज हैं, और ये गवर्नमेंट के अराउंड द वर्ल्ड एनर्जी एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता है। क्या मोटो है इसका, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और इसका मोटो क्या है, द सन नेवर
सेट्स। सूर्य कभी नहीं डूबता है, ये इसका मोटो है, ठीक है ना। तो ये आईएसए का मिशन क्या है, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का बाई 2030, जिससे कि टेक्नोलॉजी ये सब कुछ हो और सारा कुछ फाइनेंसिंग हो, ये सारा कुछ था। ये सोलर एनर्जी किसमें इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर जनरेशन में, ये सारे कुछ में ये करने का इस पर जोड़ दिया जा रहा है। आईएसए मेंबर कंट्री जो है वो चेंजेस कर रहे हैं, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी रेगुलेशन का अपना प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आईएसए कब फॉर्म हुआ था, वही COP21 में, यूएनएफसीसी कन्वेंशन जो कि पेरिस में 2015 में किया गया था। इसका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ क्या है, म्यूचुअल पार्टनरशिप है, जैसे कि आपका बहुत सारे मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, ये सब के साथ इसका सिग्निफिकेंस, इसका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आप सबको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, अपर आईडी। अपर आईडी क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये क्या है, ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रखा गया है, उसका नाम क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक देश एक स्टूडेंट का आईडी, मतलब कि एक आईडी आपका पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और ये किसके अलाइन है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में ये सारा कुछ किया गया। एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री सिस्टम जिसको क्या बोला गया है, ईडू लॉकर। जैसे हम लोग डिजी लॉकर का नाम सुने हैं ना, उसी तरह ईडू लॉकर है जो कि पूरे स्टूडेंट को अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया में किया जाएगा। तो ये यही है, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर, सर्टिफिकेट्स, ये सबको यहाँ पे स्टोर करेगा, ये इनरोल करेगा अपर आईडी सिस्टम में। और स्टूडेंट इसको पेरेंट के कंसेंट से ऑब्टेन करेंगे और ये सारा कुछ रहेगा। ये क्या रहेगा, ये 12 डिजिट अपर आईडी रहेगा जो कि एडमिशन और अदर एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा, कन्वीनियंट ऑफ स्टूडेंट के लिए। जैसे आप अभी आधार कार्ड का आईडी देते हो 12 डिजिट का, वैसे ही अपर आईडी भी आपका 12 डिजिट का रहेगा। और ये कहीं पे भी आपका आईडी पासवर्ड के रूप में ये मोबाइल नंबर से में काम कर सकता है। तो इसका क्या एम है, यूनिफाइड एजुकेशनल सिस्टम, इनहैंस सिक्योरिटी एंड मेक एकेडमिक डाटा इजिली एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये सारा कुछ किया जाए, ये इसका मेन मोटो है, ठीक है। तो आई होप आज हम इतना ही रखते हैं। 3 टॉपिक आज हम लिए थे। हम आशा करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये सारा आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, आप हमारे चैनल से जुड़ो। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।